दुश्मनों के बीच अकेला घिर गया है ईरान। अमेरिका और इजराइल से लगातार युद्ध में ईरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। सवाल यह है कि क्यों नहीं मदद कर पा रहे हैं उसके पुराने सहयोगी चीन और रूस। आज इसकी 4 वजहों से हम समझेंगे पूरा खेल। और राज्यसभा की टिकट न मिलने पर बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर का अंतर समझ में आ रहा है। मोदी शाह का दबदबा इतना है कि कोई नेता तो क्या सीएम भी फैसलों का विरोध नहीं कर पाते। राज्यसभा चुनाव जीतने की बीजेपी की अपनी पुरानी स्क्रिप्ट है और उसी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन टिकट न मिलने पर कांग्रेस में बगावत के सुर जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब कौन रूठ गया कांग्रेस में, क्रॉस वोटिंग रोकने की चुनौती कितनी बड़ी होगी, आज इसे भी समझेंगे। और इसके अलावा आज के डिजिटल युग में कर्नाटक सरकार का एक फैसला जमीन पर कितना कारगर साबित होगा। क्या सच में 16 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल से दूर रह पाएंगे? इस पर भी चर्चा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ आज 7वें दिन की जंग जारी है। अमेरिका के सपोर्ट में कई समर्थक देश खड़े हो गए हैं, लेकिन ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है। रूस और चीन ने भी कोई सैन्य मदद नहीं भेजी है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान लगातार जवाबी हमले खुद कर रहा है। उसके पुराने सहयोगी रूस और चीन सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग की मांग की है। उन्होंने यहीं तक अपने बयान सीमित रखे हैं। इसके अलावा सैन्य मदद नहीं पहुंचाई है या कोई बड़ा सपोर्ट कोई नहीं दिया है और कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे ईरान के लिए जो मरहम का काम कर सके। अब क्या है इसके पीछे की वजह, जो पुराने सहयोगी भी दूर हो गए? इसकी 4 वजहें हमें समझ में आती हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। पहला तो ये कि रूस सीधे जंग में उतरना नहीं चाहता। रूस खुद को मीडिएटर की भूमिका में रखना चाहता है, ना कि नए फ्रंट पर अब फिर नई जंग चाहता है। 4 साल से रूस यूक्रेन के साथ जंग में पहले से ही फंसा हुआ है, इसीलिए अब कोई नया टकराव नहीं चाहता। रूस और ईरान के बीच 2025 में रणनीतिक साझेदारी को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन ये सैन्य गठबंधन नहीं था। इस वजह से रूस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है इस बात की कि वो ईरान की मदद करने मैदान में उतरे। उसका कहना है कि ईरान ने हमसे हथियार मांगे ही नहीं, तो रूस सीधा सीधा युद्ध में आना ही नहीं चाहता। अब दूसरा बड़ा कारण है, चीन अपने आर्थिक हितों पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। देखिए, चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ देशों में भी चीन के मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं। अगर ईरान का खुलकर साथ दिया तो गल्फ देशों से दूरी हो सकती है, उन्हें बुरा लग सकता है। तो चीनी एक्सपर्ट का मानना है कि हमले के बाद जो भी नई लीडरशिप आएगी, चीन उसके साथ काम करने को तैयार होगा, बशर्ते तेल का फ्लो ऐसे ही चलते रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए और चीन का आर्थिक हित इसी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो मजबूरन चीन को कुछ नया फैसला करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल चीन युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आर्थिक मोर्चे पर वो खुद को मजबूत रखना चाहता है। और अब देखते हैं तीसरी वजह। तीसरी वजह है पश्चिम एशिया में संतुलन बनाए रखने की। व्यापारिक संबंधों को लेकर रूस और चीन ईरान के साथ साथ उसके विरोधियों के साथ भी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। ये देखिए, वैश्विक कूटनीति है। किसी एक पक्ष से सीधा जुड़ने से दूसरे पार्टनर देश नाराज हो जाए, इसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं होगा। दोनों देश अमेरिका से सीधा टकराव भी नहीं चाहते, इस वजह से खुलकर ईरान के साथ मैदान में नहीं उतर पा रहे हैं। तो एक ये भी सबसे बड़ी वजह है। अब चौथी वजह है जो सबसे अहम भी है कि अमेरिका से वैश्विक टकराव का खतरा बेहद बढ़ जाएगा, जो दोनों देश नहीं चाहेंगे, न रूस चाहेगा न चीन चाहेगा। अगर सैन्य मदद देने से अमेरिका के साथ बड़ा टकराव हो सकता है तो दोनों देश नहीं चाहेंगे, वो दोनों देशों के लिए महंगा भी पड़ सकता है। इसलिए कूटनीतिक बयानों से, निंदा करने से रूस और चीन दोनों ही बच रहे हैं और यूएन में मीटिंग की मांग तक ही अपने आप को उन्होंने सीमित रखा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमलों से तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं है। ये युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। खामनेई की मौत हो गई जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। इसके बाद सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई और उसके बाद से अफरा तफरी मची हुई है। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, लेकिन अब ईरान अकेला पड़ गया है, बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। रूस और चीन की दूरी से उसकी हालत और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। अगर युद्ध लंबा चला और तेल सप्लाई प्रभावित हुई तो चीन को अपनी पॉलिसी पर फिर से सोचना पड़ेगा। हो सकता है चीन अन्य विकल्प की तलाश करे और दूसरा नया रास्ता खोजे। फिलहाल रूस और चीन सिर्फ बातें कर रहे हैं,
कोई एक्शन नहीं है। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा झटका है और पूरे इलाके में इससे तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तो यही है कूटनीतिक रणनीतियां जिसकी वजह से चीन और रूस ने ईरान को अकेला छोड़ दिया है। और इधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में यूं तो कई बड़े बड़े नेता हैं जो कई सालों से किसी न किसी मलाईदार पदों पर काम कर रहे हैं और वर्तमान में भी ऐसे कई पद हैं जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हुए हैं। कांग्रेस जब बड़े नेताओं की जगह नए नेताओं को लोकसभा का टिकट देती है या राज्यसभा भेजने की बात करती है तो यही बड़े नेता अपनी पार्टी से बगावत पर उतर आते हैं। ये कल्चर है कांग्रेस का। असंतुष्ट नेताओं की एक लिस्ट है जिसमें एक और नाम जुड़ गया है। वो नाम है हिमाचल प्रदेश से आने वाले आनंद शर्मा का। शर्मा की हार्दिक इच्छा थी कि हिमाचल की एक राज्यसभा सीट से वो राज्यसभा पहुंचे, मगर कांग्रेस ने उन्हें नहीं भेजा। एक युवा नेता कांगड़ा जिले के कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा को राज्यसभा पार्टी का उम्मीदवार बना दिया और अब अनुराग शर्मा का राज्यसभा जाना लगभग तय है। इसी बात से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा नाराज हो गए हैं। उनका पार्टी हाईकमान के इस फैसले पर जो दर्द छलका है वो साफ साफ देखा जा रहा है। पार्टी के इस फैसले पर आनंद शर्मा ने कहा है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। शर्मा कह रहे हैं कि सच बोलना अब एक दंडनीय राजनीतिक अपराध बन गया है। तो सीधा सीधा इशारा उनका पार्टी हाईकमान की तरफ था। आनंद शर्मा देखिए कोई पहले कांग्रेसी ऐसे नेता नहीं है जिन्हें पद नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू किया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंद देवड़ा, हेमंता शर्मा जैसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त, पार्टी से जाते वक्त कांग्रेस की किरकिरी की थी। दूसरी तरफ इसके ठीक उलट बीजेपी की अगर बात करें तो 2014 के बाद से ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसने पार्टी हाईकमान के फैसले का विरोध किया हो। बीजेपी में इसका सीधा उदाहरण मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस समय शिवराज सिंह चौहान का मामला है। मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे बड़े नेता हैं। ऐसे में राज्यसभा का टिकट न मिलने पर बीजेपी में किसी भी तरह का कहीं कोई विरोध नहीं दिख रहा। हो सकता है अंदर अंदर सुगबुगाहट हो, लेकिन सामने आकर, फ्रंट पर आकर कोई नहीं बोल सकता। जबकि कांग्रेस में राज्यसभा के लिए बगावत के सुर पनपने ही लगते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल कांग्रेस ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला लेकर दो संदेश दिए हैं। पहले तो ये कि पार्टी नई पीढ़ी के नेताओं को अब धीरे धीरे आगे लेकर आना चाहती है, जिससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एक बड़ा मौका दिया जा सके। और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी में नए नेताओं को आगे करके अब पार्टी भविष्य को देख रही है। तो शर्मा ने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पहले भी सवाल उठाए थे। पिछले 5-6 साल से आनंद शर्मा लगातार किसी न किसी मंच से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवालिया निशान उठाते रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के काफ़ी निकटतम माने जाते रहे, जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बातें की थी। शर्मा कांग्रेस के पूर्व बगावती ग्रुप G23 के सदस्य भी रहे हैं। अब इससे पहले 2022 में राज्यसभा टिकट न मिलने पर कांग्रेस के बगावती सुर अपना चुके हैं। आनंद शर्मा 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर भी कर चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, कांग्रेस राज्यों में 2014 के बाद लगातार सिमटती चली जा रही है। कांग्रेस में पार्टी के हाईकमान के फैसलों का विरोध इसलिए भी होता है और बीजेपी में कोई नेता कुछ नहीं बोलता। इसकी एक वजह यह है कि दोनों का वर्क कल्चर बहुत अंतर है, दोनों के वर्क कल्चर में फ़र्क है। यही वजह है कि बीजेपी में कोई नहीं बोलता, लेकिन कांग्रेस में तुरंत बगावत शुरू हो जाती है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज एक बड़ा फैसला लिया है जो हमारे आपके जीवन से भी सीधा जुड़ता है। फिलहाल ये कर्नाटक के बच्चों से जुड़ा मामला है। राज्य में मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर को कम करने के लिए सिद्धारमैया ने एक बड़ा ऐलान किया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 4.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया और इस बजट में टेक्नोलॉजी से चलने वाली लर्निंग पहलों को रेगुलेटरी उपायों के साथ मिलाकर सुधारों का भी ऐलान किया है, ताकि बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा दी जा सके। जिस तरह से बच्चों के लिए गंदगी परोसी जा रही है, उनके दिमाग और उनके शरीर पर जिस तरह से उसका असर पड़ रहा है, इसे लेकर सिद्धारमैया सरकार ने ये पहल की है। और इसी बजट में सीएम ने ऐलान किया है कि हमारे समाज से जो बात सीधे जुड़ती है, हमारे घरों के बच्चों पर इसका सीधा असर होता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बजट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
राज्य में यह नियम बहुत जल्द लागू होगा। सिद्धारमैया ने कहा है कि बच्चों पर बढ़ते मोबाइल के इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना जाएगा। सीएम सिद्धारमैया ने स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आईआईटी धारवाड़ के साथ मिलकर पर्सनलाइज्ड डिजिटल ट्यूटरिंग सिस्टम को शुरू करने जा रही है। इस प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को फायदा होगा और उम्मीद है इसे 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू कर दिया जाएगा। सिद्धारमैया ने बताया कि राज्य ने डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 2000 टीचिंग स्टाफ की भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है और अब केंद्र सरकार समेत कई ऐसे राज्य हैं जो इस दिशा में विचार कर रहे हैं और इस पर भी आगे पहल करेंगे। वैसे देखा जाए तो इस पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहल की और बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर कर दिया। तो निश्चित रूप से ये बड़ा फैसला है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में ये कैसे संभव होगा इसे समझना फिलहाल थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।